नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सपांशन के बारे में। तो रोमन एम्पायर का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था। इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बंदरगाह हो गए, माइंस हो गई, ब्रिकयार्ड हो गए, ब्रिकयार्ड जहाँ पे ईंटों को बनाया जाता है, या फिर ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद आगे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब बहुत बढ़िया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोमन एम्पायर का। तो रोमन एम्पायर में तीन मेन क्रॉप थे या फिर प्रोडक्ट थे जिनका जो ट्रेड था वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता था। उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था और उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता था कंज्यूमर्स के द्वारा। तो वो तीन क्रॉप थे, वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। तो कुछ जगहें थी जो इन सब का बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करती थी। उन जगहों का नाम है स्पेन। स्पेन में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता था इन तीन चीज़ों का। गैलिक प्रोविंस एक जगह थी, गैलिक नाम की जगह थी। नॉर्थ अफ्रीका जो पूरा एरिया था वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता था इन सारी चीज़ों का। इजिप्ट और इटली भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करता था। तो लिक्विड पदार्थ जितने भी थे, जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर वाइन हो गया, तो इनको एक कंटेनर में ट्रांसपोर्टेट किया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन इनका एक कंटेनर में किया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई एक कंटेनर में किया जाता था, जिस कंटेनर का नाम था एम्फेरॉय। इसको एम्फेरॉय कहा जाता था। और ये जो कंटेनर था वो आपने देखा होगा, दूध वाले जिस कंटेनर में सप्लाई करते हैं दूध को, ये भी कुछ वैसा ही था दिखने में, लेकिन ये क्ले का बना हुआ था और इसके ऊपर डिजाइन्स बने हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बने रहते थे और इसमें डाल के वाइन को, दारू को या फिर ऑलिव ऑयल को सप्लाई किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक। स्पेन जो था वो अपने ऑलिव ऑयल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था। तो 140 एडी से लेके 160 एडी तक ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन जो था स्पेन में वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी पूरे रोमन एम्पायर में। जिस कंटेनर में ऑलिव ऑयल को सप्लाई किया जाता था, स्पेन के ऑलिव ऑयल को, उस कंटेनर का नाम था ड्रेसल 20। तो आर्कियोलॉजिस्ट के सर्वे से ये पता चला कि जो ड्रेसल 20 नाम का कंटेनर है वो रोमन एम्पायर में बहुत सारी जगह है पाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रोमन एम्पायर के पाया गया है और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पाया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि 140 एडी से लेके 160 एडी के बीच के अंतराल में बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रेसल 20 के अंदर वाइन या फिर ऑलिव ऑयल को भर के ट्रांसपोर्टेट किया जाता था या फिर सप्लाई किया जाता था स्पेन के ऑलिव ऑयल को। तो बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी कंजप्शन थी ऑलिव ऑयल की स्पेन के। स्पेन से पहले इटली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ऑलिव ऑयल का, और इटली के ऑलिव ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड थी। पर आप भी जानते हैं ये कि जिसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा और जिसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, लोग उसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो स्पेन ने ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन में इटली को पीछे कर दिया और अपना एक पूरा कब्जा कर लिया ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन पे। तो ये जो सिलसिला था, एक जगह का दूसरे जगह को पीछे कर देने वाला सिलसिला, तो ये चलता रहता था। जैसे स्पेन के बाद नॉर्थ अफ्रीका के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने स्पेन को पीछे कर दिया ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपटीशन बहुत था मार्केट में। उस टाइम में ट्रेडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। जिसका प्रोडक्ट बढ़िया होगा और जिसके प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा मांग थी। तो ये जो प्रोडक्ट की मांग थी वो हमेशा एक ही कंट्री की या फिर एक ही जगह की नहीं होती थी, वो जगह चेंज होती रहती थी टाइम बाय टाइम। जैसे नॉर्थ अफ्रीका को पीछे कर दिया थोड़े दिन बाद, जब 5th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीका को पीछे कर दिया ईस्ट अफ्रीका ने। तो आप देखिए यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। जैसे 5th सेंचुरी में ईस्ट अफ्रीका का पूरा कंट्रोल था ऑयल के बिजनेस पे या फिर मार्केट पे, और फिर ईस्ट अफ्रीका के बाद एशिया, सदर्न एशिया की जो थोड़ा सा पार्ट था रोमन एम्पायर के अंडर, उन्होंने सबको पीछे कर दिया। और 5th एंड 6th सेंचुरी में सदर्न एशिया का पूरा कंट्रोल आ गया ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन पे। तो
ये जो जगह थी साउथ एशिया की, उसमें सीरिया एंड पैलेस्टाइन जो मेजर पार्ट थे इस साउथ एशियन पार्ट में, जो रोमन एम्पायर के अंदर में आता था। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए 5th and 6th सेंचुरी में ऑलिव ऑयल का। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था मार्केट में। तो जिसका पूरे मार्केट पे कंट्रोल रहेगा, जिस कंट्री का या फिर जिस जगह का, उस जगह पे ज़्यादा समृद्धि आएगी, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपांशन होगा उस जगह का। तो ये जो जगहें थी वो चेंज होती रहती थी, प्रॉस्पेरिटी एक जगह पे स्थिर नहीं थी। ये कंपटीशन था मार्केट में, उसी का ये पूरा खेल था कि एक जगह पे स्थिर नहीं थी, प्रॉस्पेरिटी चेंज होती रहती थी। तो रोमन एम्पायर में दोनों तरीके की जगहें थी। एक कुछ ऐसी भी जगहें थी जो बहुत ज़्यादा वेल्दी थी, वेल्दीएस्ट पार्ट था रोमन एम्पायर का। कुछ ऐसी जगह भी थी जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड जगह थी, जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो एडवांस नहीं थी। तो पहले वेल्दीएस्ट पार्ट के तरफ नज़र डालते हैं। तो रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे रीजन थे जिनको अपनी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। वहाँ पे ये जो 3 मैंने क्रॉप बताए थे, वीट, ऑलिव ऑयल और वाइन, इन तीनों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। कुछ ऐसी जगह थी जैसे कि कैंपेनिया इटली में मौजूद था, उस वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता था। और सिसिली एंड फयूम इन इजिप्ट, इजिप्ट में सिसिली एंड फयूम नाम की जगह थी जहाँ पे बहुत बढ़िया फर्टाइल सॉइल थी। और गैलीली, बाइजेशियम, सदर्न गोल और बेटिका, ये सब जगह थी स्पेन में मौजूद, जहाँ पे बहुत बढ़िया फर्टाइल सॉइल थी और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता था। और इसी के कारण ये सारी जो जगहें थी वो बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट पार्ट था रोमन एम्पायर का। तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या किस जगह पे उगाया जाता था जिसके कारण वेल्दीएस्ट पार्ट था ये। तो वाइन कैंपेनिया में उगाई जाती थी, और कैंपेनिया की वाइन जो थी वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती थी। इसीलिए इटली के वाइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में। सिसिली और बाइजेशियम जो जगह थी, बाइजेशियम, वो दोनों जगह अपने वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि पूरे रोमन एम्पायर में सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन इसी जगह से, इन दोनों जगहों से होता था। और गैलीली एक नाम की जगह थी जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी पूरे रोमन एम्पायर की। और स्पेन का जो ऑलिव ऑयल था, स्पेन का जो ऑलिव ऑयल इतना मशहूर था, वो ज़्यादातर जो उगाया जाता था वो स्पेन के सदर्न पार्ट में उगाया जाता था, जहाँ पे ग्वादलकुविर रिवर थी, उसी के किनारों पे उगाया जाता था ये ऑलिव ऑयल। तो हमने सबसे अमीर जगहों के बारे में पढ़ लिया। तो अब थोड़ा गरीब जगहों के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थी, जहाँ पे एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था। तो जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका में एक जगह थी ट्रांसहुमेंस, जिसको आज हम अल्जीरिया के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे चरवाहे रहते थे और आदिवासी लोग रहते थे यहाँ पे। तो स्वाभाविक सी बात है, चरवाहे और आदिवासी रहते हैं तो डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं होगा उस समय में। तो रोमन एम्पायर का जो ज़्यादातर पैसा था वो यहाँ पे ही चला जाता था कि इन सब जगहों को एडवांसमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। जब नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर रोमन एम्पायर का पूरा कंट्रोल आ गया, तब जो ये चरवाहे थे और आदिवासियों का यहाँ पे घुसना बंद कर दिया रोमन एम्पायर में ने, और इन जगहों को डेवलप्ड बनाने की कोशिश की। स्पेन का भी जो नॉर्थ का एरिया था, ऊपरी एरिया जो था स्पेन का, वो भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था, क्योंकि वहाँ पे कुछ आदिवासी रहते थे और चरवाहे रहते थे वहाँ पे भी पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो पूरा स्थान था वो भी अंडर डेवलप्ड था। तो ये सारी जगह जो थी वो अंडर डेवलप्ड थी। तो आज अभी हमने डिफरेंस पढ़ लिया। कुछ जगह ऐसी भी थी जो बहुत ज़्यादा अमीर थी, कुछ जगह ऐसी भी थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थी। तो दोनों तरह की जगह थी रोमन एम्पायर में। तो हम में से ज़्यादातर की मेंटेलिटी ये होती है कि एंशियंट वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, मतलब आज से 1.5 से 2,000 साल पहले की। तो क्या उस समय में कुछ होगा, टेक्नोलॉजी उस टाइम में क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा, पावर कैसे जनरेट करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो रोमन जो एम्पायर है उसने इसको बिल्कुल गलत ठहरा दिया है, हमारी जो मेंटेलिटी है उसको, क्योंकि वाटर से इन लोगों ने इतने सारे काम किए हैं कि आप पूछिए मत। जैसे कि ये लोग पानी के ऊपर व्हील को घुमाते थे
और उस व्हील का जो नीचे का सरफेस है वो पानी को टच करता था। जब वो व्हील घूमता था तब उससे प्रेशर जनरेट होता था और उससे जो पावर निकलती थी उस पावर का यूज ये लोग माइनिंग में करते थे, खुदाई में करते थे, गोल्ड की माइनिंग में करते थे, सिल्वर की माइनिंग में करते थे इसका यूज़। फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता था पावर का, या फिर मिलिंग में यूज़ किया जाता था, मिल्स में, और बहुत सारी जगह वाटर से पैदा की हुई एनर्जी का यूज़ ये लोग करते थे। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि रोमन एम्पायर का इकोनॉमिक जो पूरा सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। तो कभी भी इकोनॉमी अगर किसी की अच्छी है तो उसका बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा। तो रोमन एम्पायर में बैंकिंग सिस्टम और कमर्शियल सिस्टम दोनों ही बहुत बढ़िया था। बैंकिंग और कमर्शियल नेटवर्क्स इनके बहुत तगड़े थे और यूज जो था मनी का वो बहुत बड़े एक्सटेंट पे होता था, बहुत बड़े एरिया में होता था और हर जगह मनी का यूज होता था। इनके समय में करेंसी थी, गोल्ड की करेंसी थी, तो उसका ये लोग यूज़ करते थे चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए या फिर किसी से उधार लेने के लिए। तो इन सब चीज़ में करेंसी का यूज़ होता था, मनी का यूज़ होता था। तो इनकी इकनॉमी जो थी, रोमन एम्पायर की इकनॉमी बहुत अच्छी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ये लोग अपने वर्कर्स को कैसे संभालते थे या फिर गुलामों को कैसे ये लोग अपने रेगुलेट करते थे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।